नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है जीएस गुरु वासु जी चैनल पर आपका। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान विषय के अध्याय 2 मानव तंत्र। मानव तंत्र के बिंदु पाचन तंत्र में हैं हम, और इस टॉपिक के चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं मानव तंत्र के। तो करते हैं शुरू। हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने पढ़ा कि पाचन तंत्र आहार नाल से बना होता है। आहार नाल में मुख्य रूप से मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत ये अंग होते हैं, आंत्रांग। और ग्रंथियां होती है यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, और ये सब मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। मुख में देखा हमने दांत, जीभ और ये पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत को। आज हम पढ़ रहे हैं पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां पढ़ने से पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा और कुछ प्रश्न करना चाहूंगा जो आगे हमको इसमें आंसर में मिल सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? ग्रसनी को कितने भागों में बांटा गया है? एपिग्लोटिस किसको कहते हैं? पित्त का निर्माण कौन करता है? इंसुलिन का क्या कार्य है? ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको पिछले वीडियो में मिले थे और कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, आपको उत्तर भी मिलेंगे और आपकी समस्याओं के समाधान भी मिलेंगे। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं मैं, जहां तक हो सकता है। तो शुरू करते हैं अभी। पाचन ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि। हमारे शरीर में लार का महत्व, लार कहाँ होती है, लार का मुख्य काम क्या होता है, ये जनरल वे में हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि ये बाहर से भी संपर्क में रहती है। लार थूक के रूप में हमको दिखाई भी देती है। कि कोई भी जो भोज्य पदार्थ होता है उसको लसलसा बनाना, जैसे हमने कभी सूखी चीज खाई हो, उस सूखी चीज को लसलसा बनाता कौन है? लार ही बनाती है। और कभी हमने कोई ऐसी स्वादिष्ट चीज देखी हो तो तुरंत मुख में लार आ जाती है। अब ये लार आती कहाँ से है? इसके लिए हमारा उत्तर यहाँ है लार ग्रंथियों से। कोई विज्ञान का विद्यार्थी होगा, उसे लार ग्रंथियों के बारे में पता है। बाकी जो जनरली सब्जेक्ट के होते हैं उनको भी लगभग पता होता है, लेकिन किसी किसी को नहीं पता होता है कि लार ग्रंथियां होती है जो लार का श्रवण करती है। इसका कार्य क्या है, इसका देखते हैं हम कार्य। कि पहला तो भोजन को लसलसा करती है, दूसरा अपने मुंह का माध्यम अम्लीय बनाए रखती है। अम्लीय बनाए रखने का कारण क्या होता है? मुंह का माध्यम अम्लीय इसलिए बनाए रखती है ताकि कोई मुंह के अंदर हमारे जीवाणु, कीटाणु प्रवेश करता है तो वो खत्म हो, क्योंकि जीवाणु, विषाणु इनके लिए, रोगाणुओं के लिए अम्लीय माध्यम प्राणघातक होता है। दूसरा इसका कार्य है पाचन करना। पहला कार्य रोगाणुओं से रक्षा करना, दूसरा कार्य पाचन करना, तीसरा कार्य लसलसा करना भोजन को। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 लार ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां होती है? लार ग्रंथियों में जो द्रव निकलता है वो श्लेष्मा युक्त चिपचिपा द्रव होता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहली होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी होती है अधोजंभ ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि। तीसरी होती है अधोजिह्वा ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्लैंड।
तीन लार ग्रंथियां हमारे मुख में मुख्य रूप से होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, इन तीनों लार ग्रंथियों के द्वारा मिलकर लार का श्रवण किया जाता है। लार एक श्लेष्मा युक्त पदार्थ होता है, लेकिन उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन या एमाइलेज, जिसका नाम टाइलिन या एमाइलेज होता है। और ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी, और क्लास की एग्जाम के, सामान्य कक्षा के एग्जाम से, बोर्ड परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। सबसे पहले तो हमारे शरीर में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, वो हमने कल देखा था कि अमाशय के अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में बदलने शुरू कर देता है। तो हमारा उत्तर मिल गया कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले अमाशय में शुरू होता है। दूसरा प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो इसका उत्तर हमें आज मिल गया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में बदलता रहता है। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर तीन प्रकार की ग्रंथियां तीन लार ग्रंथियां पाई जाती है। कर्णपूर्व ग्रंथि, अब इनकी स्थिति के बारे में हम चित्र में देख रहे हैं। अधोजंब ग्रंथि, इसका भी हम चित्र में देख रहे हैं कि ये जबड़े के नीचे है। फिर ये अधोजिह्वा ग्रंथि, ये भी देखिए चित्र में, जिह्वा के नीचे जो ग्रंथि है ये अधोजिह्वा ग्रंथि है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर लार का बहुत महत्व होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि हमें बार बार में थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार में थूकने से हमारे शरीर के अंदर लार की कमी हो जाती है, और लार की कमी से पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लार भी हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। और इसीलिए कहते हैं कि ये पान, सुपारी, गुटखा वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पाचन तंत्र पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। चलो इसके बाद में हम देखते हैं आगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है एक वो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है ये एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं। अब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में क्या अंतर है? हमारे वैसे ये आगे आ जाएगा, अंतःस्रावी तंत्र एक भाग आएगा तंत्र, उसके अंदर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में अंतर मुख्य रूप से यह है कि अंतःस्रावी वे ग्रंथियां होती है जो अपने स्राव को सीधा रक्त में प्रवाहित करती है, और उनका स्राव रक्त के द्वारा उचित स्थान पर ही पहुंचकर अवशोषित होता है, बीच में कहीं नहीं होता है। और बहिःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहते हैं जिनमें श्रवण के लिए अलग से नलिकाएं होती है, उनको बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि दोनों का रोल निभाती है, यानी डबल रोल का काम करती है। ये बहिःस्रावी और अंतःस्रावी का काम करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का श्रवण करती है, और बहिःस्रावी ग्रंथि रस का श्रवण करती है। हार्मोन और रस में अंतर यह है कि हार्मोन बहुत न्यून मात्रा में बनते हैं, और जितने उचित हो उतने ही बनते हैं, और जो पाचक रस हैं वो ज्यादा मात्रा में बनते हैं, क्योंकि भोजन भी बहुत ज्यादा बचाना होता है। तो यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में मुख्य रूप से दो हार्मोन स्रावित करती है। इसमें लैंगरहैंस सेल होती है अग्नाशय ग्रंथि के अंदर। वो लैंगरहैंस सेल जो है वो इंसुलिन और ग्लूकेगोन नाम के दो हार्मोन स्रावित करती है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन जो है वो महत्वपूर्ण हार्मोन है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक इनकी कमी से, इंसुलिन की कमी से एक रोग हो जाता है, जो आगे मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर बताएंगे कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग सामान्यतः प्रचलित है। ठीक है, इंसुलिन जो है वो मुख्य रूप से काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जादायक जो पोषक पदार्थ है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट जाता है वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हम हमारे रक्त के माध्यम से
प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है और हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज का विघटन, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर हमारे रक्त में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, अतिरिक्त मात्रा हो जाती है ग्लूकोज की, तो यही इंसुलिन उस ग्लूकोज को इकट्ठा कर देता है, उस ग्लूकोज को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में बदल के और एक पाचक ग्रंथि है यकृत, उस यकृत में संग्रहित कर देता है। अग्नाशय ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर अग्नाशय में संग्रहित कर देता है, जो आपातकालीन स्थिति में हमारे भोजन के तरह काम आता है। जिसमें हमने कोई उपवास किया हो तो वो भोजन की जगह काम आता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा हार्मोन है ग्लूकेगोन। अगर रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ये तो रक्त में ग्लूकोज की अधिकता पे काम करता है, लेकिन ये रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाने पर ये यकृत को संदेश देता है कि उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो। तो इस प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय का ये काम है। अब बहिस्रावी जो ग्रंथि के रूप में अग्नाशयी रस स्रावित होता है, ये अग्नाशयी रस जो है, इसका महत्व ये है कि जितने भी पाचक रस का मतलब एंजाइम्स जो है वो मुख्य रूप से अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं हमारी आहार नाल में। अग्नाशयी रस से हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, वसा और उसको ये क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को पचाने के लिए इसमें सारे एंजाइम होते हैं अग्नाशयी रस में। और एक विशेषता और होती है, मैंने बताई थी आपको, कि हमारे मुंह के अंदर थोड़ा अम्लीय माध्यम होता है, फिर अमाशय में जाते हैं तो वहां अम्लीय माध्यम होता है। कौन सा अम्ल होता है वहां पर अमाशय में, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे कि कौन सा अम्ल हमारे अमाशय में होता है जो अम्लीय माध्यम करता है। फिर अमाशय से जब भोजन जाता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में पहुंचने के बाद में वहां अग्नाशयी रस ग्रहणी में आकर मिल जाता है। ग्रहणी में अग्नाशयी नलिका खुलती है, उस नलिका के द्वारा अग्नाशयी रस आ जाता है और क्षारीय माध्यम कर देता है। कौन सा माध्यम कर देता है? क्षारीय माध्यम। यानी क्षारीय माध्यम का मतलब अम्ल उदासीन करके क्षारीय माध्यम कर देता है। उस क्षारीय माध्यम के अंदर जितने भी पाचक रस है सभी एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। और कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो हम पाचन क्रिया में पढ़ेंगे आगे। अब अग्नाशयी रस ने पाचन की क्रिया की, फिर मिश्रित ग्रंथि जो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये 6 से 8 इंच लंबी होती है। 6 से 8 इंच लंबी का मतलब लगभग इस पेंसिल के जितनी बड़ी लंबी, इस पेंसिल के जितनी बड़ी लंबी होती है। और ये अग्नाशयी रस स्रावित करती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पाचक एंजाइम स्रावित करती है और माध्यम क्षारीय कर देती है। अब अग्नाशयी ग्रंथि के बाद में हम आते हैं यकृत ग्रंथि के अंदर। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इसको लीवर, कलेजा, जिगर और अन्य पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यकृत हमारे शरीर में मुख्य रूप से डिटॉक्स, हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का कार्य भी यही करता है, यानी निराविष करने का कार्य। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के विष प्रवेश करते हैं भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से, अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ के माध्यम से, तो उस खाद्य पदार्थ में कोई ना कोई जहरीला पदार्थ होता है। उस जहरीले पदार्थ को निराविष यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत में फिर ये यकृत की स्थिति हम देखते हैं तो यकृत उदर गुहा में दाईं ओर, यानी बाईं ओर कौन होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाईं ओर मध्य पट के नीचे कौन होता है? थैलीनुमा संरचना होती है, उसमें 2 संवर्णी पेशी पाई जाती है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। इसके दाईं ओर उदर गुहा में दाईं ओर ये स्थित होता है और इसकी ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है। 2 पालियों से मिलकर बना होता है, जिसमें बाईं पाली छोटी सी पाली होती है और दाईं पाली बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसका ज्यादा वजन दाईं तरफ ही रहता है। अब यकृत की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो छोटी छोटी षटकोणीय संरचनात्मक इकाइयां होती है, जिनको यकृत पालिकाएं कहते हैं। ये यकृत पालिकाएं पित्तरस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है?
पितरस का निर्माण करती है और ये पितरस यकृत से ही जुड़े हुए, यकृत के नीचे ही जुड़े हुए पित्ताशय में संग्रहित हो जाती है। और पित्ताशय में संग्रहण होने के बाद में जब भोजन ग्रहण किया जाता है, पाचन की बारी आती है, तो ग्रहणी में इस पितरस का निष्कासन कर दिया जाता है। और कभी कभी किन्हीं किन्हीं मनुष्यों के उस पित्ताशय के अंदर ये पितरस जम जाता है और ये पित्त की पथरी कहलाता है। इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, पित्त की थैली को बाहर निकाल दिया जाता है। उनको फिर कहा जाता है कि आप वसा युक्त भोजन कम कीजिए, क्योंकि ये पितरस जो है वो वसा के पाचन में सहायक होता है, क्योंकि वसा के पायशीकरण में यह सहायक होता है ताकि उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए और एंजाइम को क्रिया करने के लिए सक्रिय स्थल अधिक मिले। तो इस प्रकार यकृत जो है वो पितरस का निर्माण करता है। फिर यकृत पितरस के निर्माण के बाद में एक यकृत का महत्वपूर्ण कार्य डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह है कि हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अमोनिया कुछ भी होते हैं, वो यकृत में जाते हैं। यकृत वहां उनको यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद में वही यूरिया जाती है हमारी किडनी में, जहां छनती है। वो छनने के बाद में मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र के द्वारा हम उस यूरिया का उत्सर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार इस इतने टॉपिक के अंदर आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आए हैं। इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे हो लेकिन बहुत उपयोगी, कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से और आपकी कक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी, एग्जाम की दृष्टि से भी आपको बहुत उपयोगी प्रश्न मिलेंगे। इसलिए आप ध्यान से और ये ध्यान देकर पढ़ेंगे और इसमें जो मैंने प्रश्न पूछे हैं आप उनके कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आई, अगर आपको ये लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मैं समझाने में असफल रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मेरी जो आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी नई चीज जोड़ना मेरे को चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और अन्य विद्यार्थियों के लाभ के लिए इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे वीडियो आपको समय समय पर निर्विघ्न रूप से प्राप्त होते रहें। क्योंकि मैं इसी प्रकार पूरे साल स्टडी कंटिन्यू रखने वाला हूं, क्योंकि अभी जैसी परिस्थितियां बन रही है उस परिस्थितियों के हिसाब से सेफ नहीं है स्कूल में आना, क्योंकि भीड़ भरा स्थान होता है। वो कोविड-19 बीमारी की संक्रमण के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां होती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का हमारा देश संकट में फंसे। हम हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा देश विजेता हो और हम इस संकट से उबर पाएं और आपकी स्टडी भी प्रभावित नहीं हो। आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद। स्टे होम, स्टे सेफ।